तो आज कंपनी लॉ स्टार्ट करते हैं। कंपनी लॉ में हम लोग मेनली इसका मीनिंग, इसका नेचर, टाइप्स ऑफ कंपनी, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग मेनली बिजनेस लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं। ये बिजनेस लॉ या फिर इसको मर्केंटाइल लॉ ये नाम से जाने जाते हैं। तो बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ का एक वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज ऑल्सो अ कंपनी लॉ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बात किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी हम लोग बात किए हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे दैट इज कंपनी लॉ पे बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि कंपनी लॉ आज के डेट का सबसे इम्पॉर्टेंट एक लॉ रिलेटेड मैटर है, क्योंकि इंडिया में बिजनेस को एस्टेब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऑलरेडी बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है उसको किस तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो नया बिजनेस आने वाला है उसको कैसे ऑपरेट करें। तो बेसिकली किस तरह से हम लोग एक कंपनी को रूल कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और कितने अच्छे से कर सकते हैं, वही कंपनी लॉ है। चलिए इसको डिटेल्स में बारीकी से जानते हैं, एकदम डिटेल्स में। मेरे साथ साथ धीरे धीरे चलिएगा, एकदम हड़बड़ी नहीं, बहुत शांति से हम लोग कंपनी लॉ को पढ़ेंगे। तो एकदम स्टार्टिंग में बात करते हैं कंपनी लॉ में मीनिंग ऑफ ए कंपनी। तो देखते हैं कंपनी का मीनिंग क्या है। द कंपनी इज वन ऑफ द forms of organizations. It has its distinctive characteristic and advantages which make it suitable for different purpose. Suitable for different purpose. कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ आता है, और इसका एडवांटेजेस भी है जो सुइटेबल होता है अलग अलग पर्पस में। लिटरेरी मीनिंग क्या है? द टर्म कंपनी इंप्लाइज एन एसोसिएशन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक कंपनी, सबसे पहले एकदम जान लेते हैं कि कंपनी क्यों एस्टेब्लिश करना है। अगर कंपनी क्यों एस्टेब्लिश करना है, अगर ये जान जाए तो कंपनी लॉ समझने में भी हम लोगों को सुविधा होगा। एकदम बेसिक से समझते हैं कंपनी क्या है। कंपनी हम लोग आप लोग 11-12 लेवल में अगर देखें तो आप लोग का कंपनीज के बारे में आप लोग अकाउंट्स किए होंगे। वहां पर आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली आपको सबको याद होगा कि आप लोग शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, ये सब करते थे कंपनीज अकाउंट्स में। तो कंपनीज अकाउंट्स में आप लोग ये करते थे, किसी किसी को बहुत मजा आता था, किसी किसी को लगता था भाई बहुत टफ है। लेकिन आपको पता अभी हो जाएगा कि ये कंपनी क्या है, किस तरह से काम करता है। वो जो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, उसका भी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वो सब भी हम लोग इसी लॉ में जानेंगे, कंपनी किस तरह से वो सब करता है। और आपको वो जो अकाउंट्स आप लोग तब करते थे उसका भी एकदम डिटेल्स में समझ आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का नीड क्या है, एकदम जान लीजिए सर कि कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बिना कोई भी कंट्री का जो बिजनेस है वो डेवलप नहीं हो सकता। ऐसे तो हम लोग बिजनेस अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हम लोग सिंपल एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डेवलप करके कर सकते हैं, हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बना के कर सकते हैं, हम लोग इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के भी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी एक बहुत एक अहम चीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे। इसी कंपनीज के अंदर ही बात करेंगे, वो कंपनी से अलग है लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो लेकिन सर पॉइंट ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इतना सारा बिजनेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन था, तो फिर अलग से कंपनी बनाने का क्या जरूरत पड़ गया? वाई देर इज ए नीड टू बिल्ड अ कंपनी? कंपनी बनाने का क्या जरूरत पड़ गया? कंपनी बनाने के पीछे मेनली कोई भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों का भी एक बहुत इच्छा है कि किसी का ये शौक हो सकता है, होना चाहिए कि एक अच्छा कॉर्पोरेट में नौकरी करेंगे या जॉब करेंगे। किसी को ये भी एक शौक होता है कि मैं एक बहुत बड़ा कंपनी बिल्ड करूंगा। वाई कंपनी? को ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा कंपनी का ओनर बनूंगा। तो बेसिकली एक एक इमोशन जैसा भी है कंपनी में, और कंपनी बड़ा होता है। इट्स सिंपल, एकदम सिंपल सा बात है। कंपनी बड़ा होता है, कंपनी बनने से बहुत जॉब क्रिएट हो सकता है, कंपनी बनने से देश का इकोनॉमी डेवलप हो सकता है, कंपनी बनने से देश का इकोनॉमी के साथ साथ देश का डिफेंस सेक्टर अच्छा हो सकता है, देश का ईच एंड एवरी पार्ट, देश में हर चीज अच्छा हो सकता है अगर एक देश में अच्छा कंपनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब कंपनी है बोल के आज इंडिया
एक बहुत अच्छा अपना जगह बनाया है। इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी जो कंपनीज है, जो 9 जेम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, वो इंडिया को एक बहुत ही एक अहम जगह पे आफ्टर इंडिपेंडेंस स्पेशली इंडिया बहुत बार रूल हो चुका है। आप लोग जानते हो इंडिया को बहुत सारा कंट्रीज जैसे कि ब्रिटिश ने लास्ट 200 ईयर्स, उससे पहले 300 ईयर्स मुगल, हाँ उससे पहले उसी के मुगल के बाद पोर्तुगीज आया था अलग अलग पार्ट से। जैसे कि आप लोग जानते हो गोवा में पोर्तुगीज, उसके साथ फ्रेंच भी आए थे, जैसे कि अपने चंदन नगर है कलकत्ता के आसपास में, चंदन नगर में फ्रेंच कॉलोनी आज भी है। उसके बगल में श्रीरामपुर है, वहां पर आपको अभी भी डेनमार्क का कॉलोनी दिख जाएगा। पौंडीचेरी फ्रेंच का बहुत फेमस कैपिटल था। तो ये सब अलग अलग जगह पे इंडिया बहुत बार रूल हो चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया उसके बाद आफ्टर 47 ब्रिटिश जाने के बाद इंडिया फिर से अपने आप को बनाने के लिए एकदम एक डिटरमाइन हो गया है, और उसमें कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कंपनी बनेगा, बिजनेस बनेगा, बिजनेस के साथ साथ देश का तरक्की होगा। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू को साथ कर लेते हुए हम लोग आगे का बात करेंगे। द टर्म कंपनी implies an association of a number of persons formed for some common object or objects। मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं अभी बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्टिव के साथ जाना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव के साथ जाना चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लीगल मीनिंग पे आते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under Companies Act 2013। सिंपल सा बात है। एक चीज, इससे पहले कंपनीज एक्ट जो अपने इंडिया में था दैट इज 1956 का था, उससे भी पहले आया था, लेकिन हम लोग ब्रिटिश के बाद जो भी हुआ है उसी के बारे में बात करते हैं एकदम स्पेसिफिकली। 1956 कंपनीज एक्ट जो था उसको चेंज करके एक नया एक्ट लाया गया, क्योंकि कंपनीज लेवल पे काफी चेंजेस आया है, बिजनेस एनवायरनमेंट लेवल पे काफी चेंजेस आया है, तो दिस इज द न्यू एक्ट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद भी और एक्ट अभी जरूरत नहीं है, अभी जो भी चेंजेस का जरूरत है उसके लिए रूल बनता है। आपको बता दूं कि एक्ट बनता है एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाने के लिए, एकदम न्यू लेवल पे चेंज लाने के लिए एक्ट बनता है। और अगर धीरे धीरे कुछ चेंजेस का जरूरत होता है तो हम लोग रूल बनाते हैं, जिसको हम लोग कंपनी रूल के हिसाब से भी जानेंगे। जैसे 14, 15, 16, 17 पे अलग अलग रूल आया है जो एक्ट के अंदर ही आता है। तो फिर लीगल मीनिंग क्या हो गया? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये जो एनी प्रीवियस कंपनी लॉ बोला ना सर, ये एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब 1956 के बारे में ही बात कर रहा है मेनली। ठीक है, 1956 कंपनीज एक्ट में भी अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ, इनकॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, देश के अंदर कंपनी बनना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर, ये कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही होता है। इनकॉर्पोरेट होना कोई भी चीज बन जाना, कोई भी चीज बन जाना मतलब तो बिल्ड अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया मतलब कंपनी बन चुका है, तो एक्ट के अंदर आ गया है, पेपर्स में आ चुका है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, हाँ, तब उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेशन के बाद हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी, है ना? ओके, द above definition is not exhaustive because it does not reveal the characteristic of the company। ये definition से कंपनी का कैरेक्टर तो ऑब्वियसली समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। Let us analyze some other definitions given in various judicial decisions to ascertain the characteristic of the company। Okay, meaning as per judicial pronouncement। judicial मतलब law related कुछ pronouncement है जो क्या बताता है कंपनी लॉ के बारे में। यहाँ पर बहुत सारा जस्टिस अलग अलग लॉयर्स अपने हिसाब से लॉ के कंपनी लॉ के बारे में बताया है। हम लोग एक तो जानेंगे, बाकी आप लोग खुद से पढ़ना, क्योंकि ये जो हम लोग का मैट है ये बहुत डिटेल्स में है, जो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही बढ़िया मैट है मेरे हिसाब से। जिनके पास मैट नहीं है मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, वीडियोस के नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारे वेबसाइट में जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री नॉलेज सोर्स रिसोर्स में जाके, मैं आपको वहां पर भी इसका लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि ये जस्टिस लिंडले ने लॉ के बारे में क्या बोला। बाय ए कंपनी इज मीन्ड एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज ओर्थ, जो कंट्रीब्यूट करता है मनी और मनीज ओर्थ, मतलब या तो मनी जैसा कुछ, टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस।
मतलब सिंपल है, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उसका जो शेयर्स है वो प्रॉफिट या लॉस, देखो सिर्फ प्रॉफिट का भी शेयर नहीं होता, लॉस का भी शेयर लेना पड़ता है। जो जेन्युइन होता है लॉस शेयर होल्डर ले सकता है, जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप में जानते हैं, वो अलग एक मैटर है कि माइनर के केस में जो होता है वो लॉस शेयर्स नहीं लेते, लेकिन वो अलग बात, उस पर बाद में बात करेंगे। एज द केस में भी तो बेसिकली पैसा दो बिजनेस पे और जो भी वहां से प्रॉफिट या लॉस हो उसको अपने से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इन सिंपल यही तो बिजनेस है। हाँ, बिजनेस का एकदम सिंपल मतलब है अराइजिंग देयर फ्रॉम, जो भी बिजनेस से आता होगा। तो कॉमन स्टॉक मतलब, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। तो कॉमन स्टॉक, कॉमन मतलब इसको कॉमन इसलिए बोलता है क्योंकि कंपनी बहुत सारे लोगों के पैसे से चलता है। कंपनी जो होता है वो बहुत सारा लोगों के पैसे से, आम आदमी के पैसे से कंपनी चलता है। आप लोग इंडियन शेयर मार्केट के बारे में सुने होंगे। हाँ, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट बहुत सारे लोगों के पैसे से चलता है। शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि आप लोगों में बता दूं कि इंडिया में जो शेयर मार्केट है वो, उसमें कंपनीज के बारे में बात करूंगा और शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा, ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगा। इंडियन शेयर मार्केट बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा चलता है, और इनका जो मतलब मेन जो कॉर्पोरेट जो एस्टेब्लिशमेंट है जो इसको मेनली हैंडल करते हैं, दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप आप लोग इसका जानकारी रखते होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और बीएसई, एनएसई, यहाँ पर बहुत सारा कंपनी लिस्टेड होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। शेयर मार्केट एक अलग है, उसके लिए हमारा अलग क्लास चलता है। आप लोग अगर डिटेल जानना चाहोगे तो शेयर के क्लास पे आप लोग इसको जान पाओगे। अभी फिलहाल लॉ को समझने के लिए जितना जरूरी है मैं उतना आपको जरूर शेयर करूंगा। बीएसई, एनएसई में करीब 5000, बीएसई में मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8000 कंपनीज, एंड एनएसई में नियर अबाउट 2 to 3000, मतलब ओवरऑल 9 से 10,000 से 5 से 7, हाँ 9-10,000 कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है। ये 9-10 हजार कंपनी क्या करते हैं? इतना सारा कंपनी बिजनेस को किस तरह से डेवलप करता है, ये हम लोगों को देखना है। The common stock so contributed is denoted in money and is the capital of the company. Common stock so contributed, जो शेयर्स में लोग पैसे डालते हैं वो कंपनी मनी के हिसाब से देते हैं कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और वही शेयर होल्डर का जो पैसा होता है वो कंपनी का कैपिटल बन जाता है, ये आप लोग समझ जाओगे। द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड, पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड और टू हु इट बिलोंग्स आर कॉल्ड मेंबर्स। जिसने कंट्रीब्यूशन किया वो कौन हो गया? मेंबर बन गया। सिंपल है, जिसके पास कंपनी का शेयर्स हो वो कंपनी का शेयर होल्डर्स या मेंबर कहलाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू व्हिच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर्स। हाँ, वही उसका शेयर्स है। एकदम सिंपल, जो मैंने अभी आप लोगों को सिंपली बताया। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। ऑब्वियसली ये स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर का डील होता है, जो ट्रेड होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। यहीं से आप लोगों को बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। डेफिनेशन समझने से उसका मतलब आधा से ज्यादा कम हो जाता है। ऑल्दो द राइट ऑफ ट्रांसफर, ऑल्दो द राइट ऑफ ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफर देम इज ऑफन मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड। ऑब्वियसली शेयर्स कब ट्रांसफर हो सकता है, कब ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन जरूर रहेगा। जैसे आप लोग जानते होंगे कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल होता है। ये आप लोग मोस्ट प्रोबेबली अकाउंट्स में किए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लॉ में इसमें और डिटेल्स में बात करेंगे। ओके तो हम लोग अभी जो पढ़े दैट इज जस्टिस लिंडले, जो कंपनी के बारे में बताते हैं। ये बेसिकली एक कंपनी अपना फंक्शंस जो करते हैं, हम लोग डिटेल्स में इसका डेफिनेशन पढ़े। बाकी जो भी है लॉयर जैसे जस्टिस मर्सल, ए कंपनी इज पर्सन्स, ए कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल है। हाँ, कंपनी आर्टिफिशियल तो है क्योंकि इसको भगवान नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जो इंसान बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, और जो भगवान बनाते हैं वो भगवान का बना, वो कुदरती है, वो नेचुरल है। हाँ, और जो हम लोग बनाते हैं मतलब ह्यूमन बनाते हैं, वो आर्टिफिशियल बोलता है उसको। इनविजिबल है। हाँ, कंपनी इनविजिबल है, कंपनी पेन एंड पेपर में होता है। जस्ट कंपनी को हम लोग एज सच छू नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील इट कि एक कंपनी है जो बिजनेस करता है। हाँ, रिलायंस का ऑफिस को जाके एकदम जकड़ने से थोड़ी ना रिलायंस आ जाएगा आपके पास, वो तो जस्ट यू हैव टू फील इट कि रिलायंस है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है, उसमें बिजनेस होता है, वो ऑयल का बिजनेस करता है, जियो का बिजनेस करता है, तो यू हैव टू फील दैट। इसको आप लोग इसको इनविजिबली बोलेंगे ना, इनविजिबल।
जो देखा नहीं जा सकता, इंटेंजिबल है, ऑब्वियसली इंटेंजिबल। जो इनविजिबल है वो तो इंटेंजिबल ही है। इंटेंजिबल मतलब जिसको टच नहीं किया जा सकता। टेंजिबल चीज से टच होता है, कि जैसे कि कोई भी एसेट आपके पास हो, लाइक कैश, कैश आपके पास है, आप कैश को छू सकते हो, फील कर सकते हो। बट कंपनी एक इंटेंजिबल्स है, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। यस ऑब्वियसली ये सिर्फ लॉ के आंखों में है। ये कंपनी है कि नहीं, ये सिर्फ लॉ जानता है, क्योंकि पेन एंड पेपर्स में ही इसका डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन होता है, और जो बिजनेस है वो ओनर के हिसाब से जैसे होता है। बीइंग ए मेयर क्रिएचर ऑफ लॉ, जस्ट लॉ इसको बनाते हैं। हाँ, बिजनेस को कंपनी या कंपनी को बिजनेस कौन बनाता है? लॉ बनाता है। इट possesses only those prosperities which the character of its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence। मतलब इसका जो भी existence है, it's fully depend on law। तो इस तरह से अलग अलग लॉयर अपने अपने हिसाब से कंपनी को डिस्क्राइब किया है, बट द मेन मैटर है कंपनी का, वो एक ही है। ठीक है, ओके। हम लोग और डिटेल्स में बात करते हैं। कॉर्पोरेशन सोल, बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशन सोल, बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशंस। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन सोल, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेशन सोल। Corporation sole refers to a single person constituted as a corporation in respect of some functions or office enjoying perpetual succession, enjoying perpetual succession। ध्यान देना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। perpetual succession मतलब मेन में गो, मेन में कम, बट कंपनी नेवर एंड। मतलब मेंबर्स आता जाता रहेगा, बट कंपनी कभी खत्म नहीं होता, उसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशंस। जो बिजनेस पे मेंबर्स का आने जाने पे, उसका ओनरशिप पे फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी का बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी बंद जरूर हो सकता है, लेकिन कंपनी स्टार्ट करना जितना आसान है, उसको एंड करना भी उतना, लिक्विडेट करना बोलते हैं, वाइंडिंग अप करना बोलते हैं, उतना ही टफ पोजीशन से। तो अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, अभी बंद करने का बात ना ही करे तो अच्छा। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लॉ के आई पे ये एक अलग ही एंटिटी है। एंटिटी का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक एंटिटी मतलब जो पर्टिकुलर एक उसके पास एक ऑथोरिटी होता है, लीगल ऑथोरिटी होता है, वो अपने सेपरेट लीगलिटी होता है। जैसे कि एंटिटी मतलब जिसमें कुछ काम होता है, कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। जैसे एक इंसान जो कर सकता है, जैसे कि वो अपने नाम पे एक जमीन खरीद सकता है, वो किसी के साथ कोई बिजनेस डील कर सकता है, जैसे जैसे एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, ऐसे एक कंपनी भी कर सकता है, जो अपने नाम पे बिजनेस डील कर सकता है, अपने नाम पे एक लैंड परचेस कर सकता है प्रोडक्शंस के लिए, जमीन खरीद सकता है प्रोडक्शंस के लिए, रेंट पे कर सकता है, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट तक भी होता है। तो इतना सारा फैसिलिटीज वो एंजॉय करता है, तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी तो कहना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, हाँ ये सब भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो वही कॉर्पोरेशन सोल रेफर्स टू ए सिंगल पर्सन कंस्टिट्यूट एज ए कॉर्पोरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम फंक्शंस और ऑफिस एंजॉइंग परपेचुअल सक्सेशन। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट समझना कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये हटके नॉलेज है। हाँ, मतलब ये सब डिटेल्स बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। ये मतलब कॉर्पोरेशन सोल किसको कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, हाँ, या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, जैसे अभी रामनाथ कोविंद जी है, प्राइम मिनिस्टर्स पे अभी नरेंद्र मोदी जी है। गवर्नर ऑफ स्टेट अलग अलग स्टेट का अलग है, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नर्स होते हैं। प्रेसिडेंट तो इंडिया का एक ही होता है, और प्राइम मिनिस्टर्स भी एक ही होते हैं। लेकिन आज मोदी जी है, कल कोई और होगा। प्रेसिडेंट भी आज कोविंद जी है, कल कोई और होगा। तो सेम टू सेम तो ये चेंजेस होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट का जो पोजीशन से वो चला जाएगा। इसीलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है, कि प्रेसिडेंट आता जाता रहे, प्रेसिडेंट चेंज होता जाएगा लेकिन प्रेसिडेंट तो रहेगा। गवर्नर चेंज होता जाएगा बट गवर्नर तो रहेगा। प्राइम मिनिस्टर चेंज होता जाएगा पर प्राइम मिनिस्टर तो रहेगा। एग्जैक्टली दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज हाउ अ कॉर्पोरेशन सोल वर्क। जैसे कि पूरा इंडिया अगर एक कंपनी है, तो उसका जो मेन वर्कर है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स, जो मेनली सब कुछ हैंडल करते हैं। जैसे कोविड में हम लोग सब अभी लॉकडाउन है, तो हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मोदी जी आते हैं, तो सब चिंता में पड़ जाते हैं अभी क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। तो मोदी जी इज अ कॉर्पोरेशन सोल, तो उनका कहना एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ही रखता है हमारे लाइफ में।
तो इसी तरह से वो भी एक पूरा देश को एक कंपनी के जैसा चला रहा है कि अभी देश एक अगर एक कंपनी है तो उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी किसके पास पे है, प्राइम मिनिस्टर्स के पास में है, प्रेसिडेंट के पास में है, गवर्नर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट के पास है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के पास भी है। ओके, मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशंस, ये एक बहुत ही अहम एक पार्ट है कि बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशंस, बहुत ध्यान देना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। Okay. Generally speaking, the term body corporate or corporation refers to an association of person incorporated under any law enjoying perpetual succession and separate legal entity. अभी हम लोगों ने perpetual succession and separate legal entity पे बात किया, मतलब persons में कम persons में go, but company या corporations का जो end है वो नहीं हो सकता, and separate legal entity कंपनी का अलग एंटिटी लीगलिटी एंजॉय करते हैं, ये हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंड किया। तो वर्ड कॉर्पोरेशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट आर बोथ यूज्ड इन द कंपनी एक्ट 2013, ये दोनों वर्ड कंपनी 2013 में यूज किया गया। दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, हम लोगों को समझना चाहिए। एज पर सेक्शन 211 सेक्शन पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन याद रखना पड़ेगा फॉर द एग्जाम पर्पस एंड फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस ऑल्सो। जब भी आप लोग CA में बन जाओगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर सेक्शन 211, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी बात करूंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज and any other body corporate not being a company as defined in this act, which the central government may by notifications specify in this behalf. That means body corporate या corporations हम लोग उसको कहेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है और इंडिया में अपना बिजनेस करता है। ऐसा बहुत सारा है, जैसे कि आप गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, जो इंडिया में बहुत अच्छे काम करते हैं, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ फेसबुक व्हाट्सएप सेम ही कंपनी के अंदर आता है, इंस्टाग्राम भी सेम ही कंपनी का आता है, फेसबुक के अंदर ही सब कुछ आता है। तो फेसबुक हो गया, ये सब कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट डज नॉट इंक्लूड, तो उसको क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इस तरह का कंपनी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, बट बॉडी कॉर्पोरेट किसको नहीं कहेंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड हुआ है तो एक बार कोऑपरेटिव पे बात करना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल दे सकता हूं मैं, आप लोग अमूल दूध तो पीते होंगे अमूल दूध पीता है इंडिया, ये स्लोगन हम लोग रोज टीवी में सुनते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये अमूल दूध बहुत बड़ा एक चेन चलाते हैं, मतलब अमूल मिल्क का हर एक स्टेट में मिलता है, लेकिन अमूल कोई कंपनी नहीं है, यह बता दो आप लोगों को। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ओके, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू से चलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सिस्टम है वो मैं दूसरा क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी नहीं होता, तो उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते, जैसे कि हम लोग अमूल को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते। ओके, any other body corporate not being a company as defined in this act which the central government, अगर दूसरा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके दिया या नोटिफिकेशन दे के रखा, तो उसको भी हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, as simple as it is. The term body corporate also does not include a corporation soul, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ, जैसे हम लोगों ने अभी कॉर्पोरेशन ऑफ सोल में बात किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो आया है उसको भी हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आयुर्वेदिक एंड यूनानी टीबिया कॉलेज दिल्ली वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में ये हुआ था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो आता है उसको बॉडी कॉर्पोरेट ना कहा जाए। तो बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात किए कि बॉडी कॉर्पोरेट उसी को कहेंगे जो आउटसाइड इंडिया में कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, उसी को बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। एक थीन लाइन है बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के बीच में, वो अब लोग अभी देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कंपनी एंड ए कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेट। बेसिकली कॉर्पोरेशन एंड बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सिमिलर वर्ड, बट कंपनी इज अ डिफरेंट वर्ड। Corporation and body corporate is a similar word, but company is a different word. Company is a
different word. The term body corporate is much wider in concept than the term company. बॉडी कॉर्पोरेट जो है या कॉर्पोरेशन जो है ये टर्म थोड़ा वाइडर है, बड़ा वाइडर है. सिंस द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यही पॉइंट याद रखना है. जो कंपनी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होता है उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं. वो कंपनी तो है ही, लेकिन और लार्ज पैमाने में अगर बात किया जाए तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे. बट द टर्म कंपनी, कंपनी जो टर्म है डज नॉट इंक्लूड सच अ कंपनी. बट द कंपनी डज नॉट इंक्लूड सच अ कंपनी, मतलब जो कंपनी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है उसको हम लोग कंपनी नहीं कहेंगे, उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन कहेंगे. इसलिए देखना जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम करता है तो ऐसे लिखा रहता है आईएनसी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी, गूगल आईएनसी, फेसबुक आईएनसी, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज होता है. और इसके यूज करने के पीछे का मेन रीजन यही है. आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास और समझ भी रहे हो. हाँ, आप लोग एंजॉय करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा. ओके, अभी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी पे. कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक जानने से पहले हम लोग बात करना चाहिए कि एक सिंपल सा बात है कि लॉ क्या है? लॉ नियम है. हाँ, लॉ नियम है, लॉ है. नियम कब जरूरत होता है? कोई भी चीज को कंट्रोल करने के लिए. जैसे हम लोग अपने अपने लाइफ में रिलीजियस रूल्स मानते हैं, सबका अपना अपना धर्म है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, वो भी एक नियम है. तो नियम में हम लोग इसलिए हम लोग को बांधा जाता है कि ताकि हम लोग सही तरह से अपने लाइफ को चला पाए. जो जिसका कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है वो भी एक पर्टिकुलर वे जरूर फॉलो करता है. वो उसको खुद को नॉन रिलीजियस जरूर बोल सकता है, लेकिन एक वे तो है उनको भी जीने का. तो जो भी हम लोग लाइफ लीड करते हैं उसका एक अलग तरीका होता है, और वो तरीका उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है. तो वैसा ही कंपनी को भी रूल तो करेंगे, लेकिन कंपनी का कैरेक्टर तो समझना पड़ेगा. तो चलिए कैरेक्टर क्या है देखते हैं. कंपनी के कैरेक्टर पे एकदम फर्स्ट पॉइंट बात करें अगर, बहुत ही अहम पार्ट है कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिनको लॉ बनाते हैं, इस पे हम लोग पहले भी बात करते हैं. A company is called an artificial person because it does not take birth like a natural person, but comes into existence through law. Being the creation of law, the company possesses only those properties which are conferred upon it by its character, that is memorandum of association. कंपनी का कैरेक्टर जो है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, और ये बहुत एक डिटेल्स में इसको जानना जरूरी है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? बेसिकली इतना जान लेना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का लॉ बुक है, इसी के हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है. ओके, आगे इसके डिटेल्स में भी जानेंगे. विद इन दी लिमिट्स ऑफ पावर्स कन्फर्स बाय इट्स चार्टर, मतलब इसका जो पर्सनल लॉ है, ये पर्सनल लॉ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा, और उसी के बेसिस में कंपनी के पास उसका पावर का लिमिटेशंस होता है. ऐसा नहीं कि कंपनी है तो कुछ भी करेगा. हाँ, मतलब जो बिजनेस का बोला है वो बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस भी करेगा, ऐसा नहीं है. एक पर्टिकुलर नियम के अनुसार उनको चलना पड़ेगा, नहीं तो ना तो घर का रहेगा नहीं तो घाट का रहेगा, है ना. तो एक पर्टिकुलर वे में चलना चाहिए, ना घर का ना घाट का वाला सिचुएशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. तो कंपनी के लिए भी सेम टू सेम पॉइंट लागू होता है. इट कैन डू ऑल एक्ट्स एज ए नेचुरल पर्सन कैन डू, वही सब चीज कर सकता है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है. इट मे बी नोटेड दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड नॉट ए फिक्टिशियस पर्सन. फिक्टिशियस नहीं है, फिक्टिशियस मतलब जिसको हम लोग एक एजम्पशंस पे चलते हैं. एजम्पशंस वाला पर्सन नहीं है कि चलो लो मान लेते हैं, नहीं, मान लेने वाला बात ही नहीं है. कंपनी एक आर्टिफिशियली लीगल पर्सन है, इसमें एजम्पशन या फिक्टिशियस का कोई मैटर नहीं होता. फिक्टिशियस मतलब एक मान लेना, एक एज्यूम कर लेना, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं कि एज्यूम ये एक पर्सन है, नहीं, ये आर्टिफिशियली लीगल पर्सन है. आई होप यू अंडरस्टैंड. लाइक ए नेचुरल पर्सन द कंपनी एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. ओके, कंपनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर्स, किसी के अगेंस्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी कर सकता है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट करके किसी के अगेंस्ट में भी कुछ केस कर सकता है. द कंपनी कैन सू इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम पे किसी और को सू भी कर सकता है. सू मतलब किसी के अगेंस्ट में कुछ केस करना.
अच्छा, कंपनी को भी कोई केस कर सकता है, कंपनी को भी किसी के अगेंस्ट में जैसे जा सकता है, कंपनी को भी कोई ना कोई चाहे तो कंपनी के अगेंस्ट में भी केस कर सकता है। कंपनी का जैसे हम लोग होता है ना कि किसी किसी केस में हम लोग कोई कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्रोडक्ट यूज करने के बाद कुछ खराब होता है, कंपनी उस पे वापस नहीं करता, तो हम लोग कंपनी पे केस कर सकते हैं। यही एक वही रीजन है कि कंपनी पे केस किया जा सकता है। देखो, पर्सन जैसा हर चीज एंजॉय करेगा तो फिर कंपनी के अगेंस्ट में अगर कोई जाएगा तो, क्योंकि एक पर्सन के अगेंस्ट में भी कोई जा सकता है, तो सेम टू सेम एक कंपनी के अगेंस्ट में भी जा सकता है। द कंपनी कैन बी शूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी कैन सू इन इट्स ओन नेम, किसी को सू भी कर सकता है और उस पर भी कोई सू कर सकता है। वही वाला बात मैं कह रहा था। द कंपनी कैन ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और ओनरशिप भी रख सकता है। कंपनी हैज नेशनैलिटी। कंपनी हैज नेशनैलिटी। कंपनी का एक नेशनैलिटी होता है, किस कंट्री का है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कौन सा कंट्री का है, उसका नेशनैलिटी होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इन ए कंट्री डिटरमाइंस द नेशनैलिटी ऑफ दैट कंपनी टू दैट कंट्री। जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड होते हैं उसी पे डिपेंड करता है वो किस कंट्री का कंपनी है, उसी का नेशनैलिटी क्या है। द कंपनी हैज इट्स ओन राइट्स एंड लाइबिलिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये कंपनी एकदम एक इंसान जैसा, पर्सन जैसा ही उसके साथ बर्ताव होता है, उसका कैरेक्टर उसी तरह से बनाया गया है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंसान बनाएगा तो इंसान अपने जैसा ही ना कैरेक्टर उस पे बिल्डअप करेगा। हाँ, बनाने वाला जो होते हैं उसका कैरेक्टर भी उसी तरह का होता है। अनलाइक ए नेचुरल पर्सन जैसा क्या क्या कंपनी नहीं कर सकता। द कंपनी हैज नो फिजिकल शेप और फॉर्म, जैसे कि एक इंसान का, एक पर्सन का होता है। द कंपनी कैन नॉट शेक बाय हैंड। हाँ, अभी तो कोरोना में शेक बाय हैंड का नाम ही नहीं लेना चाहिए। हाँ, नमस्ते करो सबको, शेक बाय हैंड, कंपनी को भी नमस्ते करना है। द कंपनी कैन नॉट मैरी। कंपनी का शादी नहीं हो सकता। द कंपनी कैन नॉट स्माइल और वीप। सिंपल सिंपल कुछ सिली सिली बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। द कंपनी कैन नॉट टेक ओथ। ये सब इतना सारा बात लॉ में क्यों लिखा जाता है जानते हो? क्योंकि कंपनी में सब लॉ में सब लिखने का इसीलिए रीजन है क्योंकि कोई इसी पे भी थोड़ा बहुत कोई छोटा सा लूप होल्स दिख गया ना तो कोई इस पे भी बोलेगा कि हमें बेनिफिट चाहिए। आप तो बोले थे कंपनी में पर्सन जैसा हर एक गुण होता है, तो कंपनी हैज शेक हैंड भी किया था कोई अगर दावा कर दिया, लेकिन ये सब फिर लॉ में लिखना पड़ेगा, नहीं कंपनी शेक बाय हैंड नहीं कर सकता, कंपनी का फिजिकल शेप नहीं हो सकता। कोई बोला था कि नहीं कंपनी तो नेचुरल पर्सन जैसा ही है, तो फिर फिजिकल शेप भी होगा उसका। मैं देखा ऐसा कंपनी जिसका फिजिकल शेप और फॉर्म है, मतलब कोई ऐसा बहुत सारा लोग है जो अनाप शनाप बकता रहता है, तो लॉ उसको प्रिटेंड करने के लिए, उसको डिफेंस के हिसाब से लॉ को ये सब चीज अपने रूल बुक में लिखना पड़ता है, एक्ट में लिखना पड़ता है। नहीं तो कोई सोचेगा कि ये सब लिखने का क्या जरूरत है। जरूरत है, हर एक चीज लिखना जरूरत है, तभी जाके हम लोग किसी मैटर पे बात कर सकता है। हम लोग कभी भी झगड़ा होता है दो तीन इंसान के बीच में, तो कोई बोलता है कि मुझे पता है, मैं तुझे दिखा दूंगा कहाँ लिखा हुआ है। हम लोग बोलते हैं इस तरह से झगड़ा करके, क्यों बोलते हैं? और ये क्यों बोलते हैं कि लिखा हुआ है हम तुम्हें दिखा देंगे? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लिखा हुआ चीज ही हम लोग बिलीव करते हैं। इवन हम जिंदा है इसका प्रूफ मैं नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ मेरा आधार कार्ड उसका प्रूफ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट उसका प्रूफ है। तो मैं जिंदा हूँ क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, ऐसा वो जॉली लिल में मोस्ट प्रोबेबली दिखाया गया था मूवीज में, आप लोग देखे होंगे। वहां पर वो बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ, वो पर्टिकुलर कोई तुकाराम जैसे कोई था, तो बोला कि मैं ही तुकाराम। बोले तो तुकाराम कैसे प्रूव कर? हाँ, तो बोलता है कि तेरा आधार कार्ड बोलता है तो डेथ है, तेरा तो देहांत हो गया, तो फिर तू कैसे प्रूव होगा? नहीं, मतलब वो इंसान खुद जिंदा है फिर भी वो बोल रहे है कि नहीं मैं जिंदा नहीं हूँ, मतलब वो बोल रहे मैं जिंदा हूँ लेकिन लॉ बोल रहे नहीं वो मुर्दा है। तो गजब है लॉ, ये गजब का है लॉ। तो कंपनी कैन नॉट कमिट। कंपनी किसी को कमिट नहीं कर सकता। क्राइम लाइक मर्डर। कंपनी कैन नॉट कमिट ए क्राइम लाइक मर्डर। मर्डर नहीं कर सकता कंपनी, ऑब्वियसली कैसे करेगा? कोई बोलेगा नहीं मेरा पैसा लूट लिया कंपनी तो मैं मर गया, ये भी मर्डर है। नहीं, इसको मर्डर नहीं कहते। द कंपनी हैज नो सिटीजनशिप बिकॉज सिटीजन ऑफ ए कंट्री, because a citizen of a country is a personal right peculiar to human beings only. कंपनी हैज नो सिटीजनशिप। कंपनी का सिटीजनशिप नहीं होता बिकॉज द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज ए पर्सनल राइट। ये एक पर्सनल राइट है, पिक्यूलियर टू ह्यूमन बींग्स ओनली, ये सिर्फ ह्यूमन बींग के साथ ही हो सकता है, ये तो कंपनी कंपनी को का जो दूसरा कभी नहीं मिल मेन सकता। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो तो ये था second कंपनी का characteristic हम लोग अभी कैरेक्टर पढ़ेंगे, वन that is separate legal entity.
चलो देखते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे काम करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? इसमें हम लोग एक डॉक्ट्रिन भी सीखेंगे। डॉक्ट्रिन मीन्स एक थ्योरी, ठीक है? एक थ्योरी जो कंपनी को अपने ओनर से अलग करता है, जो कंपनी को अपने ओनर से अलग करता है। अब ये कंपनी अपने ओनर से कैसे अलग होता है, वही तो ये लाइन कहता है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी का यही मतलब है कि वो कंपनी को अपने मेंबर से या ओनर से अलग करेगा। ओके, देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक केस को पढ़ेंगे, एक केस स्टडीज भी हम लोग सीख जाएंगे यहाँ से। दैट इज द फर्स्ट केस स्टडीज ऑफ कंपनी लॉ, दैट इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये बहुत ही फेमस केस स्टडीज है, बहुत दिनों से इसको पढ़ाया जा रहा है और हर एक बार एग्जाम में सोलोमन वर्सेस सोलोमन रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल जरूर होता है। तो ये 1897 का केस है, 1897। ये केस क्या बताया था, ये केस में हुआ क्या था, सोलोमन एंड सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था? चलिए कहानी जानते हैं। ये कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है कंपनी का। तो ये जो केस था ये क्लियरली एस्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करता है एज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर इंडिविजुअली। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को अपने मेंबर से अलग करता है एंड कलेक्टिवली ऑल्सो, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो चलिए केस को समझते हैं, कहानी को समझते हैं। ओके, इन केस ऑफ ए सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था, थोड़ा सा पहले रीड करेंगे केस को, उसके बाद इसका कहानी में अंदर जाएंगे। तो पहले रीड करते हैं, आप मेरे साथ साथ रीड करो। मिस्टर सोलोमन वाज रनिंग अ बिजनेस, शू बिजनेस इन इंग्लैंड एज अ सोल प्रोप्राइटर। दैट मीन्स उनका एक सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स एक नॉर्मल बिजनेस है जो इंग्लैंड में था। हाँ, इंग्लैंड में उनका एक जूता का बिजनेस था, एंड सिंपल यही है। ही फॉर्म्ड ए कंपनी, तो उन्होंने क्या किया, अपना वो जूता बिजनेस को कंपनी में फॉर्म करने का किया, नोन एज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम उन्होंने दिया सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ सोलोमन हिमसेल्फ। ये कौन बनाया था? सोलोमन ने खुद बनाया था, उसने खुद, और उसके साथ साथ उनका वाइफ, उनका 4 बेटा, 4 सन्स एंड अ डॉटर, और उनकी बेटी, इन्होंने मिलकर कंपनी का मेंबरशिप लिया। दैट मीन्स फुल फैमिली पैकेज था। ओके, द सूज बिजनेस ऑफ मिस्टर सोलोमन वाज सोल्ड टू द कंपनी, मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, ध्यान से सुनना, अपना ही बिजनेस पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट मीन्स इंडिविजुअल लेवल का जो बिजनेस है, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी नॉर्मल देखते हैं चारों तरफ। हाँ, एक सिंगल बिजनेस, एक सिंगल, इसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को उन्होंने कंपनी में ट्रांसफर कर रहा है, दैट मीन्स वो एक कंपनी को सेल कर रहा है, जो कंपनी उनका खुद का ही है। ये ऐसा ही होता है जब भी कोई बिजनेस को आप पार्टनरशिप में कंपनी में कन्वर्ट करते हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप को एक कंपनी में कन्वर्ट करते हो, इसी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। इसमें जो कंपनी बन रहा है वो बेसिकली वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को परचेज कर रहा है ना, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कंपनी को ये सेल कर रहा है, एज सिंपल ही है। ठीक है, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने ही कंपनी को इसको बेच रहा है, जो कंपनी अभी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हो रहा है, जिसका नाम क्या है, मिस्टर सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। द सू बिजनेस ऑफ मिस्टर सोलोमन सोल्ड टू द कंपनी फॉर 30,000 पाउंड। तो कितने रुपए में वो अपने बिजनेस को सेल कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में? तो कंपनी ये बिजनेस बेसिकली 30,000 पाउंड पे नॉर्मल जो प्रॉपर्टी सोल प्रोप्राइटरशिप से परचेस कर रहा है, 30,000 पाउंड। मिस्टर सोलोमन जो है, जो कंपनी का ओनर है या सोल प्रॉपर्टीशिप का ओनर है, यहाँ पर ये मानते हैं, मिस्टर सोलोमन जो सोल प्रॉपर्टीशिप का ओनर है, वो कितना रिसीव कर रहा है फ्रॉम द कंपनी? परचेस प्राइस इन द फॉर्म ऑफ 20,000 पाउंड, 20,000 पाउंड परचेस प्राइस, फुल्ली पेड शेयर्स, मतलब शेयर्स में, मतलब इक्विटी शेयर्स, पेड शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, ऑफ रुपीज 1 पाउंड ईच। एक एक शेयर्स का दाम कितना है? 1 पाउंड, जिसको हम लोग इंडियन में रुपीज बोलते हैं, 1 रुपीज ईच। वैसे यहाँ पर इंग्लैंड में पाउंड चलता है, तो 1 पाउंड ईच। एंड और क्या है, 20,000 पाउंड शेयर्स, एक एक शेयर्स का एक मतलब 1 रुपीज ईच करके, एंड 10,000 पाउंड का डिवेंचर्स, दैट मीन्स लोन के थ्रू से। डिवेंचर्स मतलब जो परचेस कर रहा है वो डिवेंचर्स दे रहा है कंपनी को, मतलब सोल प्रॉपर्टी को 10,000 पाउंड का डिवेंचर्स विच कैरिड अ फ्लोटिंग चार्जेस। और ये जो डिवेंचर उनको दिया जा रहा है कंपनी लेवल पे, ये डिवेंचर जो है इसमें फ्लोटिंग चार्जेस है। फ्लोटिंग चार्जेस मींस सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस जो डिवेंचर्स
परचेज कर रहा है, दैट मीन्स अगर वो डिबेंचर कंपनी को दे रहा है, ठीक है, अगर वो कंपनी को डिबेंचर दे रहा है तो बदले में कंपनी अपने ही एसेट का कुछ भी चीज उनके पास गिरवी रखता है। कंपनी अपना कोई भी चीज उनपे एसेट को गिरवी रखता है, किसके पास? वही सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ सोलोमन के पास, ठीक है। मतलब अगर फ्यूचर में कभी भी कंपनी किसी भी वाइंडिंग अप सिचुएशंस में आता है, तो कम जिसके पास डिवेंचर होल्डिंग होता है, जैसे कि आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, कभी भी अगर कंपनी वाइंडिंग अप होता है तो कंपनी का सबसे पहले जो हक होता है, दैट इज जो भी लोन होल्डर है, दैट इज अगर बैंक ने कंपनी को लोन दिया तो उनको सबसे पहले उनका हक का पैसा मिलेगा। सेकेंड लाइन में रहेगा इंडिविजुअल डिवेंचर्स होल्डर, थर्ड में रहेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ये नॉर्मल सिस्टम होता है वाइंडिंग अप या फिर बिजनेस जब क्लोज होता है तो पेमेंट करके सब कंपनी को क्लोज करने का पैटर्न पे। तो इसका मतलब यही हो गया, ये जो 10,000 पाउंड का डिवेंचर सोलोमन अपने कंपनी को पे, मतलब कंपनी जो सोलोमन का जो सोल प्रोप्राइटरशिप को पे कर रहा है उसमें फ्लोटिंग चार्जेस मिल रहा है सोलोमन को, दैट मीन्स ये सिक्योर्ड है। मतलब अगर कंपनी अपने तरह से ये 10,000 पाउंड सोलोमन को नहीं दे पाया कभी फ्यूचर में, तो कंपनी का कोई भी एसेट जो है वो एसेट से सोलोमन को मिल जाएगा। मतलब सोलोमन अपने ही कंपनी के एसेट से वो चीज ले सकता है। मतलब यहाँ पर सोलोमन और सोलोमन का कंपनी अलग है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है, और ये चीज आप गार्ड मान लो कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट में जो कंपनी होता है और जो कंपनी का ओनर होता है वो अलग हो जाता है। इसलिए सोलोमन वाले ही कंपनी का मतलब कंपनी को बनाने वाले हो, लेकिन जैसे ही वो कंपनी बना देता है कंपनी अलग हो गया और सोलोमन अलग हो गया। ये चीज आप एकदम ध्यान पे पहले से ही अलग कर लो। इसका मतलब ये हुआ, ये 10,000 पाउंड कंपनी ने सोलोमन को दिया, मतलब सोलोमन ने कंपनी को दिया डिवेंचर्स के हिसाब से, और बदले में सोलोमन इसका बेनिफिट बाद में लेगा। अगर कंपनी कभी ये पेमेंट जो 10,000 पाउंड का पेमेंट जो सोलोमन ने अपनी ही कंपनी को किया अगर कभी नहीं दे पाया, तो सोलोमन अपनी ही कंपनी से सबसे पहला हक वो कोई भी एसेट से वहां से उसको उठा लेगा। चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यही लाइन यही बताता है कि मतलब कंपनी के एसेट पे सोलोमन का पहला हक बन जाएगा एज ए डिवेंचर होल्डर, एज अ डिवेंचर होल्डर। One shares of rupees 1 pound each was subscribed for in cash by each member of Solomon's family। और बाकी जो मेंबर्स है वो हर एक अपने शेयर होल्डिंग के बदले एक एक पाउंड के हिसाब से शेयर्स लिया है। ये है मतलब टोटल 30,000 पाउंड का डील। दैट मीन्स सोलोमन ने अपनी कंपनी को मतलब बिजनेस को एक कंपनी को सेल किया जो उन्हीं का बना हुआ कंपनी है, दैट इज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो 30,000 पाउंड पे उनको सेल कर रहा है कंपनी को। उस जो तो कंपनी अपने तरह से सोलोमन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उनको क्या दे रहा है, 20,000 पाउंड का शेयर्स 1 पाउंड ईच एंड 10,000 पाउंड का डिवेंचर्स। ओके, तो कुल मिला के हुआ ना 30,000। और इनका शेयर होल्डर्स कौन है, मतलब ये जो 20,000 पाउंड शेयर जो है इसका शेयर होल्डर कौन है, सोलोमन खुद, उनकी बीवी, उनकी 4 बेटा और एक बेटी। मतलब समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। सोलोमन वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सोलोमन जो है वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस द कंपनी बिकेम लायबल फॉर सम अनसिक्योर्ड लोन। मतलब बिजनेस का जो ड्यूरेशन है उसमें कंपनी लायबिलिटी हो गया कंपनी का, मतलब जो अनसिक्योर्ड लोन है उस पे कंपनी का लायबिलिटी हो गया। मतलब सोलोमन को मतलब बिजनेस आगे बढ़ रहा था तो बिजनेस को जरूरत था तो उन्होंने मार्केट से लोन लिया था किसी और से, मतलब ये खुद लोन नहीं दिया कंपनी को, किसी और से लोन लिया था। कोई बैंक हो सकता है, कोई दूसरा पब्लिक हो सकता है जो बिजनेस पे भरोसा करके लोन दिया था। नाउ कंपनी केम रन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब आया प्रॉब्लम कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आया, मतलब ये रियल में हुआ था। आफ्टर सम टाइम एंड वेंट इनटू लिक्विडेशन विद इन अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर कंपनी बंद होने के चौकाट पे पहुंच गया, मतलब अभी कंपनी को बंद करना है एक साल के अंदर, ऐसा नौबत आ गया। ऐसा होता है, आप लोग रिसेंट ट्रेड में बहुत सारा बिजनेस को हम लोग ऐसे सिचुएशंस में आते हुए देखे हैं। कोई कोई बच गया, कोई कोई नहीं बच पाया। ओके, नो ऑन वाइंडिंग अप द एसेट्स रियलाइज। जब वाइंडिंग अप हो रहा है तो कितना एसेट रियलाइज किया जा रहा है, दैट इज 6,000 पाउंड। मतलब कंपनी के एसेट्स पे 6,000 पाउंड मिला। कंपनी ओड 10,000 पाउंड टू मिस्टर सोलोमन। अब देखिए पुराना कहानी, सोलोमन ने क्या किया था, अपने ही कंपनी को 10,000 पाउंड का लोन दिया था। तो कंपनी ओड मतलब ये कंपनी को सोलोमन के पास उधार है, कंपनी को उधार है सोलोमन के पास, तो ये 10,000 पाउंड का जो उधार है वो सोलोमन को मिलेगा। एंड 7,000 पाउंड जो है वो दूसरा
7,000 पाउंड जो है वो दूसरा मतलब बाहर का दूसरा कोई लोन होल्डर है उनको मिलेगा, बट वो उसमें फ्लोटिंग चार्जेस नहीं है। फ्लोटिंग चार्जेस मतलब जिसपे कंपनी का एसेट गिरवी रहता है उसको फ्लोटिंग चार्जेस में होता है, मतलब दैट इज सिक्योर्ड। बट ये है क्या है, 7,000 पाउंड जो है दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब ये जो क्रेडिटर है इनके कंपनी के एसेट पे कुछ हक नहीं है। अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी देगा, लेकिन अगर कंपनी ऑब्वियसली पैसा होता तो बिजनेस ही ना कर लेता। दैट मीन्स कंपनी के पास पैसा नहीं है और ये अनसिक्योर्ड हो गया, क्योंकि कंपनी के पास इनका कोई एसेट भी गिरवी मतलब कंपनी का कोई एसेट भी इनके पास गिरवी नहीं है। ओके, मॉर्गेज नहीं है। तो जो दूसरा क्रेडिटर है, दस आफ्टर पेइंग ऑफ द डिवेंचर्स, सो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, डिवेंचर्स को पे करेगा। और डिवेंचर्स होल्डर में सबसे पहले सिक्योर डिवेंचर होल्डर आता है, और जो कौन है, सोलोमन खुद। सोलोमन खुद। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि कंपनी के पास जो पैसा था 6,000 एसेट से जो रियलाइज हुआ, तो उसका पूरा का पूरा पहले तो उन्होंने मतलब इस सोलोमन को ही मिल गया, क्योंकि कंपनी का उसके पास 10,000 का उधार था और बाकी दूसरा बाहर वाले के पास 7,000 पाउंड का था। तो जो भी पैसा सबसे पहले मिलेगा वो सोलोमन को मिलेगा, क्योंकि सोलोमन सिक्योर डिवेंचर होल्डर है। बट यहीं पर कहानी चालू होता है, क्योंकि nothing was left for the unsecured creditor. The creditors claimed priority over the debentures, contending that Mr. Solomon and Company Limited were one. मतलब ये लोग कंटेंड कर रहा है कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक ही तो है, क्योंकि सोलोमन का ही तो कंपनी है। बात तो इनका भी बराबर है, हाँ, कि सोलोमन का ही कंपनी में ऐसा नहीं लग रहा है कि सोलोमन का ही कंपनी है, सोलोमन ने ही डिवेंचर्स दिया। और जैसे कंपनी एक खराब सिचुएशन में पहुंचा तो सोलोमन ने सबसे पहले डिवेंचर, मतलब ये एक तरह का पर वन एंड द सेम पर्सन, द कंपनी वाज ओनली फैक्टेड टू डिफ्रॉड द इनोसेंट क्रेडिटर्स। हाँ, ऐसा ही फीलिंग आ रहा है ना कि कंपनी जो है वो इनोसेंट क्रेडिटर को, मतलब जो अनसिक्योर्ड इनोसेंट क्रेडिटर जो कंपनी को भरोसा करके पैसा दिया था उनको फ्रॉड कर रहा है। हाँ, ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। मिस्टर सोलोमन शुड नॉट देयरफॉर बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर, और उनका कहना है कि मिस्टर सोलोमन सिक्योर्ड क्रेडिटर के हिसाब से ट्रीट नहीं हो सकता। तो बात कोर्ट पे गया। जैसे ही बात कोर्ट पे गया तो कोर्ट में कौन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाँ, इंग्लैंड में ऐसे ही बोला जाता है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द कंपनी हैड बीन वैलिडली कंस्टिट्यूटेड। कोर्ट का कहना है मतलब कंपनी एकदम वैलिडली कंस्टिट्यूटेड है, मतलब हम लोग इतना देर से सोच रहे थे कि ये थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा लगा कि सोलोमन जो है उन्होंने ये सच में जानबूझ के इनोसेंट क्रिएटर को मतलब फंसा रहा है उनका पैसा ना देने के लिए। लेकिन बात ऐसा नहीं है। कोर्ट का कहना है कि सोलोमन मतलब कंपनी जो किया एकदम प्रॉपरली वैलिड किया। इट हैड एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कंपनी और कंपनी का मेंबर, मतलब भले ही सोलोमन कंपनी ने बनाया हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंपनी एक डिस्टिंक्ट है, क्योंकि कंपनी डिस्टिंक्ट है, कंपनी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत कंपनी अलग है, तो सोलोमन भी अलग है। भले ही वो कंपनी को बनाता होगा, लेकिन यहाँ पर कोर्ट के हिसाब से या फिर एज पर, क्योंकि कंपनी को लॉ बनाता है, कंपनी को लॉ बनाता है, तो सोलोमन ने जो कंपनी को बनाया, सोलोमन यहाँ अलग हो गया, क्योंकि सोलोमन कंपनी को बनाया लेकिन लॉ के तहत बनाया, इसलिए सोलोमन इज अ डिफरेंट पर्सन। तो अगर एज पर सिक्योर्ड लोन के हिसाब से अगर सोलोमन को जो इंटाइटल मिला, जो पेड हुआ, द मिस्टर सोलोमन वाज एंटाइटल्ड टू बी पेड हिज ड्यूज फर्स्ट एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था तो उनको सबसे पहले मिलेगा। ये एज पर कंपनी लॉ एकदम ओके है और कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एकदम ओके है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द बिजनेस बिलोंग टू द कंपनी एंड नॉट टू मिस्टर सोलोमन। ऑब्वियसली जैसे ही एक बिजनेस बन जाता है कंपनी पे, वो कंपनी का बिजनेस हो जाता है, वो सोलोमन का नहीं। द कंपनी एंड मिस्टर सोलोमन एंजॉयड सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एंड मिस्टर सोलोमन सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करेंगे। द फैक्ट दैट मेंबर्स वर फ्रॉम वन सिंगल फैमिली, मेंबर एक ही सिंगल फैमिली से था, तभी जाके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ये सवाल उठाया, बट हैड नो बियरिंग अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द कंपनी। बट इस पे वैलिडिटी का सवाल नहीं उठता, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से जो किया, मतलब जो एज पर रूल्स था, जो एज पर लॉ था, वही किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर है ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन का कहानी। तो ये कहानी बहुत ही जबरदस्त कहानी है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को ध्यान से इसको याद रखना चाहिए। और मैं एक बार सबको बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी केस स्टडीज पढ़ो, प्लीज उसको एक बार लिख लिख के पढ़ो। तो इसमें आपको दो बेनिफिट है, एक तो आपको याद हो जाएगा
समझ के याद हो जाएगा। दूसरा लॉ लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, जिनका इंग्लिश वीक है वो भी, लॉ का इंग्लिश थोड़ा सा तो ट्रिकी होता है, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगा और एग्जाम में आपके पास टाइम हो जाएगा, आप लिख सकते हो जिसके लिखने वाला है, और जिनका एमसीक्यू है उनका और नॉलेज बढ़ जाएगा। ओके, तो सेपरेट लीगल एंटिटी को समझने के लिए हमारे पास और भी केसेस है, जैसे कि नॉट ओनली सोलोमन वर्सेस सोलोमन इन 1897 जो इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद भी और भी केसेस है, लाइक लीगल स्टेटस ऑफ ए कंपनी हैज बीन aptly described by the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपनी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा टाटा के केस में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इनके साथ भी ये केस हुआ था, वहां पर भी ये सेपरेट लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश हुआ था। उसमें क्या हुआ था, द कॉर्पोरेशन इन लॉ, the corporation in law is equal to natural person, has a legal entity of its own. The entity of the corporation is entirely separate from that of its shareholder. It bears its own name, कंपनी अपना नाम होता है, कंपनी has its seal on its own, उनका अपना सील भी होता है, स्टैम्प, हाँ, कंपनी का अपना, जिसको हम लोग हिंदी में या बंगाली में सील मोहर भी बोलते हैं। इट्स एसेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, इनका जो एसेट्स होता है, मतलब कंपनी का जो एसेट्स होता है वो अलग होता है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर से। इट कैन बी शू एंड बी शूड, मतलब कंपनी पे कोई केस कर भी सकता है और कंपनी भी किसी पे केस कर सकता है, एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स ओन पर्पस, सिर्फ कंपनी अपने पर्पस में कर सकता है। इसका मतलब कंपनी, कोई किसी के मन में सवाल आ सकता है कि कंपनी तो इंसान ही चलाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर पॉइंट ये है, कंपनी जरूर इंसान चलाते होंगे बट लॉ में इसको एक इंसान जैसा, नेचुरल पर्सन जैसा ही एक बेनिफिट दिया गया, जैसे द इनकॉर्पोरेशन लॉ इज इक्वल टू नेचुरल पर्सन, यही पॉइंट बता देता है। तो ये केस हुआ था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी पे अलग अलग केसेस है जिसपे ये प्रूफ होता है कि सच में सेपरेट लीगल एंटिटी किस तरह से काम करता है। दूसरा और भी केस पे बात करेंगे, जैसे एक और दूसरा केस है, तीसरा, ली वर्सेस ली एयर फॉर्मिंग लिमिटेड। ली वॉज ए क्वालिफाइड पायलट। ली कौन है, ली बहुत सारा अच्छा अच्छा कहानी है सेपरेट लीगल एंटिटी पे, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। ली एक क्वालिफाइड पायलट है, तो इसने क्या किया पायलट साहब ने, ही वर्चुअली ओन्ड ऑल द शेयर्स एंड ही वाज द डायरेक्टर आल्सो। तो उन्होंने ऑब्वियसली कंपनी का ओनर था, शेयर्स भी उनके नाम पे था और वो डायरेक्टर भी थे। ही वाज आल्सो रिसीविंग सैलरी फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि वो पायलट भी थे, काम करते थे, तो कंपनी से सैलरी भी उठाते थे। फॉर बीइंग ए चीफ पायलट अंडर द कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का चीफ पायलट थे, ही वाज बट चीफ पायलट थे, बट ही वाज किल्ड इन एयर एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट में देहांत हो गया। while working of the for the company, कब हुआ, जब उन्होंने कंपनी के लिए काम कर रहा था। इट वॉज हेल्ड दैट, तो केस क्या है, मतलब इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होगा। इट वॉज हेल्ड दैट द ली वॉज अ सेपरेट पर्सन, ली अलग पर्सन थे ना, क्योंकि ली एयर फार्मिंग लिमिटेड तो अलग है, हम लोग अभी इसको बात में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किए। ली वॉज अ सेपरेट पर्सन फॉर द कंपनी एंड कंपनी ही हैड फॉर्म्ड, जो कंपनी उन्होंने बनाया वो अलग और जो ली खुद है वो अलग, देयरफॉर ही कुड बी लेजिटिमेटली एम्प्लॉयड अंडर द कंपनी। तो एज पर लीगल सिस्टम वो कंपनी का कौन हुआ, एम्प्लॉय हुआ। एज ही वाज किल्ड, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम करते हुए, एज ही वाज किल्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, हिज विडो, मतलब उनका जो वाइफ है, हिज विडो वाज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, उनका वाइफ को कंपेंसेशन मिलेगा उनका एक्सीडेंट के कारण, लेकिन उनका वाइफ यहाँ पर कंपनी का कोई नहीं लगता, बट क्योंकि कंपनी में वो एज एन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से था, और क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय है उनको विडो को कंपेंसेशन मिलना चाहिए, तो ये भी बताता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी किस तरह से काम करता है, जो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड भी हमें बताता है। और भी एक मजेदार केस है, बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में क्या हुआ था देखते हैं। ए शेयर होल्डर रिसीव्ड डिविडेंड, एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला, डिविडेंड इनकम फ्रॉम ए कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल बिजनेस, मतलब एक इंसान को
मतलब इनको डिविडेंड मिला, डिविडेंड इनकम मिला फ्रॉम ए कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल बिजनेस। जो कंपनी एग्रीकल्चरिंग बिजनेस करता है, लाइक एग्रीकल्चरल बिजनेस कुछ भी हो सकता है, लाइक स्पेशली आप चाय ले सकते हो, टी ले सकते हो, कोई भी एग्रीकल्चर का बिजनेस हो सकता है, बट कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी, लाइक टी है, कॉफी है, शुगर केन्स है, नॉर्मल कोई भी और भी दूसरे एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिजनेस वाज एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स। हाँ, ये है अपने इनकम टैक्स ऑफ इंडिया में, इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 पे, एग्रीकल्चर इनकम सच में एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है तो वो एग्रीकल्चरल एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चरली, आप लोग जो लोग टैक्स अभी तक नहीं पढ़े उनको आगे इंटरमीडिएट के सेक्शंस में मिल जाएगा, जो लोग सीए में हो, सीएस में हो, एंड सीएमए में हो, सबको। और जो लोग ऑलरेडी इंटर में हो उनको तो पता ही है कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होता है। तो एग्रीकल्चर इनकम जरूर एग्जेम्प्टेड होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं, कुछ सिचुएशंस में एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल बन जाता है। इट्स अ डिफरेंट इशू, ये टैक्स का क्लास तो है नहीं, तो मैं उतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है। एग्रीकल्चरल बिजनेस, क्योंकि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिजनेस वाज एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स, द शेयर होल्डर कंटेंडेड दैट, मतलब शेयर होल्डर का कहना है दैट हर डिविडेंड इनकम शुड बी ट्रीटेड एज, क्योंकि एग्रीकल्चरल बिजनेस से ही तो डिविडेंड मिला, तो एग्रीकल्चरल बिजनेस से जो डिविडेंड मिला वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए और वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होना चाहिए। हाँ भाई, कंटेंटर के पास लॉजिक तो है कि एग्रीकल्चरल बिजनेस से अगर मुझे डिविडेंड मिला तो, और एग्रीकल्चरल इनकम अगर एग्जेम्प्टेड है, एग्रीकल्चरल बिजनेस से हुआ इनकम अगर एग्जेम्प्टेड है, तो फिर वहां से मिला डिविडेंड भी तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। जिनको डिविडेंड का नॉलेज नहीं है, मैं बता दूं, एकदम सिंपल है कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में जो इनकम होता है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस में जो इनकम होता है, और इनकम का जो पार्ट शेयर होल्डर्स अपने मतलब हिस्सा का जो हक उनको मिलता है, शेयर होल्डर अपना पार्ट जो लेता है, इनकम का ही पार्ट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिविडेंड कहा जाता है। मतलब इसको हिंदी में बोलता है कि लाभांश, या फिर बंगाली में हम लोग ऐसे बोलते हैं लभ्यांश। तो अलग नाम बोल सकते हैं, मतलब जो प्रॉफिट है उसका पार्ट है डिविडेंड। तो बात तो इनका बराबर है, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं बोलता, कोर्ट अलग बात करता है। कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर हैविंग इट्स ओन बिजनेस। कंपनी जो है वो अपने मेंबर से अलग है, उसका अलग बिजनेस है। तो कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर हैविंग इट्स ओन बिजनेस, मतलब कंपनी का अपना बिजनेस है, एंड इट्स ओन इनकम, कंपनी का अपना अलग इनकम है। द इनकम रिसीव्ड बाय दिस शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर ने जो इनकम रिसीव किया वाज नॉट द सेम इनकम, क्योंकि कंपनी के इनकम अलग, तो शेयर होल्डर इनकम कंपनी के इनकम एक नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर से अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत। तो क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत अलग है, तो कंपनी और शेयर होल्डर एक नहीं हो सकता। तो अगर कंपनी एंड शेयर होल्डर एक नहीं हो सकता, तो शेयर होल्डर का इनकम और कंपनी का जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कैसे सेम हो सकता है। तो शेयर होल्डर का ये जो मानना है, ये मानना सही नहीं है, वॉज नॉट द सेम इनकम। एकदम लॉजिक में, एकदम लॉजिक में, बॉस एकदम लॉजिक में, वॉज नॉट द सेम इनकम एज अर्न बाय द कंपनी, मतलब कंपनी का इनकम और शेयर होल्डर का इनकम एक नहीं है। तो फिर से शेयर, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से एक बार लागू हुआ, और वो प्रूव किया कि किस तरह से कंपनी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और उसको कंपनी चलाने में हेल्प करता है। तो ये कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक, सेपरेट लीगल एंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अभी तक हम लोगों ने जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक को समझे अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू से, अब देखें कि इसमें इफेक्ट क्या होता है। कंपनी, फर्स्ट पॉइंट है, द कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स मेंबर एंड वाइस वर्सा। कंपनी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दस ए मेंबर कैन बी ए डेटर, क्योंकि वो अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो एक मेंबर डेटर भी बन सकता है, एक मेंबर क्रेडिटर भी बन सकता है, और एक मेंबर डायरेक्टर भी बन सकता है। मतलब क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई एट अ सिंगल टाइम, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, a member can be a debtor, creditor, a director, और एम्प्लॉय भी हो सकता है, जो हम लोगों ने अभी अलग अलग रूप में देखे, ऑफ द कंपनी एट द सेम टाइम। पॉइंट नंबर बी,
its member cannot be held liable for the acts of the company even if he holds virtually the entire share capital. Obviously, मतलब क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो जो मेंबर होगा इसका मतलब कंपनी का कैनॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी की तरफ से कुछ भी गलती होता है क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो कंपनी पे बात होगा, कंपनी पे केस होगा अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन उस पर डायरेक्टली मेंबर लायबल नहीं है. बाद में अगर कुछ मौका नहीं मिला तो ऑब्वियसली मेंबर को ही पकड़ा जाएगा, लेकिन नॉर्मल लेवल पे सबसे पहले कंपनी पे केस होगा. और कंपनी के चलाने वाले मतलब कोई बोलेगा सर कंपनी पे केस होगा, तो लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल है, इनको अगर दोषी करार भी किया जा जाता तो क्या चला जाएगा उसमें. अगर कंपनी पे कुछ भी खराब मतलब डिसीजन लिया गया कि कंपनी बंद हो जाएगा, तो उस पर किसका खराब होगा, मतलब कंपनी जो चलाते हैं फिर कंपनी का मेंबर्स उनका. तो अगर कंपनी पे किसी भी तरह का मतलब टफ लॉ लाया जाए तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली मेंबर्स पे ही गिरने वाले हैं. ओके, its members cannot claim ownership right in company's asset during its lifetime. मतलब कंपनी के एसेट पे कंपनी के लाइफ टाइम में उनका जो मेंबर्स है वो एसेट पे कोई भी ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है उनके लिए, तो वो अलग से है ना. और इवन ऑन इट्स वाइंडिंग अप, इवन वाइंडिंग अप में भी जब वाइंडिंग अप होगा तब भी वो ओनरशिप नहीं ले सकता, सिंस दे आर नॉट ओनर्स. वो मेंबर है, ओनर नहीं है. Its member cannot claim ownership right in the company's asset during its lifetime or even on its winding up, since they are not owners. Point number D. Its members cannot have any insurable interest. Its members cannot have any insurable interest in the company's properties. Company के property पे कोई भी insurable interest नहीं होगा. Its creditor remedy for the recovery of their debts lie, मतलब creditor जो है, क्रेडिटर का जो भी डेब्ट्स है मतलब जो लोन है उसका रिकवरी का जो रेमेडी है लाई ओनली अगेंस्ट द कंपनी. मतलब कंपनी को जिस क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर मतलब जो कंपनी को किसी भी तरह का मतलब एक कंपनी जो चलता है उनका कुछ भी परचेस होता होगा, मतलब जिसके पास से रॉ मटेरियल्स वगैरह लेके कंपनी अपना बिजनेस को चलाता है या फिर सर्विस लेके अपना बिजनेस को चलाते हैं, तो जो कंपनी को उधार में कुछ भी सप्लाई करता है उधार में होगा तभी ना क्रेडिटर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज क्रेडिटर कहाँ से. मतलब कोई भी चीज उधारी में होता है तभी जाके क्रेडिटर होता है. आई होप दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पर पॉइंट है कि इट्स क्रेडिटर रेमेडी फॉर द रिकवरी ऑफ देयर डेब्ट्स. जब भी उनको डेब्ट मतलब उनका जो लोन है उनको जब रिकवर करना है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कंपनी पे डिपेंड करेगा. लाई ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट अगेंस्ट इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर. मतलब अगर कोई कंपनी को लोन दिया, अगर कोई क्रेडिटर कंपनी को कोई भी चीज लोन पे दिया दैट इज बिजनेस करने के लिए, तो उनके लिए कंपनी का मेंबर्स और डायरेक्टर्स लायबल नहीं है, उनके लिए कंपनी लायबल है. अगर उनको कुछ भी डिमांड करना है कि भाई मेरा पैसा दो, मेरा इतना दिन का पैसा बचा हुआ है अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिला, तो वो ऑब्वियसली जाके डायरेक्टर को बोलेगा. बट डायरेक्टर अगर नहीं देता है तो डायरेक्टर इज नॉट लायबल. लायबल कौन है, कंपनी खुद लायबल. कंपनी खुद लायबल है. अगर उनको केस करना है तो किस पे केस करेंगे, कंपनी पे केस करेंगे. एज सिंपल एज इट इज. आई होप कि ये इफेक्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये और एक अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, दैट इज कंपनी परपेचुअल सक्सेशन वाला बेनिफिट मिलता है कंपनी को. परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बता सकते हैं कि इसमें एक बहुत अच्छा लाइन है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. मतलब कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो आता जाता रहेगा बट कंपनी फॉर एवर के लिए रहता है. इट्स लाइक रिवर. जैसे कि आप लोग अगर रिवर स्ट्रीम देखे होंगे, रिवर स्ट्रीम में जो पानी ग्लेशियर से हिमालय से अपने अगर गंजेस को अगर आप हरिद्वार में जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा फ्लो है, अपने कलकत्ता में भी फ्लो है, और जगह में इलाहाबाद में कानपुर में आपको गंजेस देखने को मिलेगा. लेकिन एक पॉइंट है कि वो जो नदी से जो पानी आ रहा है वो पानी सिमिलर पानी नहीं है, वो अपने फ्लो में है, लेकिन एक पानी दूसरे पानी को रिप्लेस करके सामने की तरफ बढ़ रहा है, और जो एक बार सामने चला गया वो वापस नहीं आ रहा है. हाँ, कोई बोलेगा सर ज्वार के टाइम पे आता है, मतलब जो नदी में वेव्स आता है वो दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट पानी जो एक बार छोड़ के चला गया वापस नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह कोई फुलफिल नहीं किया, मतलब रिवर तो ऑटोमेटिकली जा रहा है. देखो यहाँ पर एक पॉइंट इसमें बोला है, company can be compared with flowing rivers. Company can be compared with flowing rivers where water, that means members, keeps on changing.
continuously, still the identity of the river, that is company, remains the same. The company continues to exist even if all its human members die. अगर जैसे ये नदी अगर सूख भी जाए तो सूखा हुआ नदी को कुछ और कहते हैं क्या? तो नदी तो कहते हैं, फिर कभी हो सकता है जिंदा हो जाए. तो अगर हर कोई मेंबर मर जाए फिर भी कंपनी रहेगा. अकॉर्डिंग टू गौर, even a hydrogen bomb, even a hydrogen bomb even a hydrogen bomb cannot destroy a company since it is created by law. अगर इसको लॉ ने बनाया तो इसको खत्म लॉ ही कर सकता है. इट कैन बी ब्रॉट टू एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. क्योंकि कंपनी को लॉ बनाया है तो इसको अगर कोई खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वाइंडिंग अप कर सकता है तो सिर्फ लॉ कर सकता है. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परपेचुअल सक्सेशन ऑफ ए कंपनी. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सेल. कॉमन सेल, कंपनी कॉमन सेल के बारे में बात कर रहे थे. द टर्म कॉमन सेल मीन्स द ऑफिशियल सिग्नेचर, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. हर जैसे कि इंसान का अपना पर्सनल सिग्नेचर होता है, ऐसा कंपनी का भी एक अपना पर्सनल सिग्नेचर होता है. सिंस द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कैन नॉट साइन इट्स नेम ऑन ए डॉक्यूमेंट. वो खुद तो नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए सील बनाए जाते हैं. आप लोग देखे होंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी फॉर्म्स वगैरह में अपना सील मारते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो. एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स कॉमन सील विथ इट्स नेम engraved on the same. This seal acts as the official signature of the company. बहुत important एक चीज है. However, as per companies Amendment 2015, the requirement of affixing of common seal has been dispensed with. It has been provided in the act that in case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by two directors. अगर उनका common seal नहीं है तो एक दूसरा उपाय है, मतलब अगर किसी सिचुएशंस में नहीं होता है तो एक दूसरा उपाय है. कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय टू डायरेक्टर्स. तो कंपनी का ऑथोरिटी किसके हाथ पे होगा? कंपनी का दो डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. अगर एक डायरेक्टर तो एक के ऊपर है, या फिर सेक्रेटरी. सेक्रेटरी मीन्स कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस है. wherever the company has appointed a company secretary. तो कंपनी सेक्रेटरी का ओहदा बहुत बड़ा है. अगर डायरेक्टर नहीं है तो सीएस को डायरेक्टर जैसा ओहदा मिल जाता है, और मैक्सिमम केस में सीएस या चार्टर्ड्स यही लोग कंपनी का डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी पोजीशंस पे होते हैं. तो कॉमन सील का ये कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का. और नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी. अनदर इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है. The specific characteristic of limited liability is possessed by limited companies. मतलब कंपनी दो तरह का हो सकता है, लिमिटेड कंपनीज भी हो सकते हैं एंड अनलिमिटेड कंपनीज भी हो सकते हैं. ये लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनीज क्या है, ये लिमिटेड को समझने से ही समझ में आ जाएगा. इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या होगा? द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड. आप लोग बचपन में वो कंपनी अकाउंट्स का जर्नल एंट्रीज करते थे, याद है? तो वहां पर आप लोग देखेंगे एक शेयर्स का अगर टोटल प्राइस 10 रुपीज होता था, तो उसमें जब कॉल होता था तो एप्लीकेशन में मानो 2 रुपया दे दिया, अगर बाकी अलॉटमेंट में और 2 रुपया दे दिया, 2 रुपीज अनदर अलॉटमेंट, और बाकी बचता है 6 रुपीज, जिसमें फर्स्ट कॉल में और 3 रुपया एंड फाइनल कॉल में अनदर 3 रुपीज. लेकिन मानो कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का कुछ भी बाकी है, दैट इज अगर कंपनी का 3 रुपीज या 6 रुपीज बाकी है जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में देना था, तो वो जो शेयर होल्डर्स वो 10 रुपीज, मानो कि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप उस पर्टिकुलर कंपनी का 1000 शेयर होल्ड करना चाहते हो. कितना शेयर होल्ड करना चाहते हो? 1000. अगर आप उस कंपनी का 1000 शेयर होल्ड करना चाहते हो, जस्ट सोचो इसको, एक एक शेयर का दाम 10 रुपीज करके है, लेकिन आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दिए हो, दैट इज 1000 इंटू 4 करके 40,000 रुपीज दिए हो. आपको देना चाहिए था 1 लाख, 1000 इंटू 10 करके, बट आपने दिया 40,000. दैट मीन्स आपने अभी भी अपने तरफ से जो 60,000 देने का वादा किया था, शेयर्स का जो लिमिटेशन आपने लगाया था, वो अभी तक आपने दिया नहीं. तो क्योंकि आपने वो 1 लाख दिया नहीं, मतलब 60,000 जो आपका बाकी है वो नहीं दिया, तो आप सिर्फ उतने के लिए ही लायबल हो. इससे एक्स्ट्रा कंपनी आपसे नहीं मांग सकता.
तो वही वाला पॉइंट है कि इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय अ मेंबर। मतलब कंपनी के खाते में लिखा है ना कि आपको 10 रुपए करके 1000 शेयर का पेमेंट करना है, जो आपने वादा किया था एप्लीकेशन के टाइम पे, उसी का जो पेमेंट बाकी है सिर्फ आप उतने के लिए भी लायबल होंगे, इससे एक्स्ट्रा एक पैसा आप ज्यादा नहीं दोगे। है एक दूसरा केस है, इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कोई गारंटी वाला भी साथ में है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ साथ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी है। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय ए मेंबर। गारंटीड बाय ए मेंबर मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी and having share capital, the liability of a member is limited up to the guaranteed amount, aggregate amount unpaid on shares held by him and amount guaranteed by him. That means ये guaranteed by shares क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होता है, मतलब इसमें एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कंपनी किसी कारण से वाइंडिंग अप होता है, मतलब कंपनी बंद होता है, उस टाइम पे कंपनी का मार्केट में लायबिलिटी हो जाता है, तो शेयर होल्डर्स को एक गारंटी देना पड़ता है कि कंपनी जब वाइंड अप हो जाए उस टाइम पे आप कितना शेयर्स का गारंटी लेते हो कि इतना अमाउंट आप पे करोगे एक्स्ट्रा। मतलब जो शेयर्स नहीं, जो गारंटी है कि हाँ वाइंडिंग अप में, क्योंकि ओनर है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बिना रिस्क का ओनरशिप किस बात का। हाँ, आप किसी भी चीज को तभी हक से मांगना चाहते हो ना जब उसका आप रिस्क भी उठाते हो। जिस चीज का हम रिस्क लेते हैं उसका हमें ओनरशिप भी मिलता है, एकदम सिंपल सा चीज है, लाइफ में हर चीज पे आप ये बात लगा सकते हो। तो पॉइंट क्या हुआ कि आप अगर शेयर होल्डर बन रहे हो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कॉन्सेप्ट में फॉर्म हो रहा है, तो उसमें आपको ये गारंटी भी देना पड़ेगा कि अगर गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी है कि हाँ वाइंडिंग आपके टाइम पे इतना शेयर का गारंटी मेरा है, तो उस केस में आपको उतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो लिमिटेड बाय गारंटी आपने किया है। तो ये था लिमिटेड कंपनीज के केस में, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड के केस में क्या है, अनलिमिटेड के केस में एकदम सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर मार्केट में कोई लोन लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप नॉर्मल जो इन जनरल बिजनेस है, अगर वो लोन लिया तो सबसे पहले उनको, मतलब जितना उन्होंने लोन लिया मार्केट से या जितना भी लाइबिलिटीज उन्होंने कंपनी का मार्केट में क्रिएट किया, वो पहले अपने बिजनेस से लेगा और बाद में अपने घर से लेके जाएगा, मतलब उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब इसमें वो ये नहीं बोल सकता नहीं मेरा लिमिटेड शेयर्स वाला बात है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब लिमिटेड अनलिमिटेड के केस में आपको हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी उठाना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड के केस में आप उतने का ही करोगे जितना आपने वादा किया था, जितना वादा किया उतना निभाओ, इससे ज्यादा नहीं। अनलिमिटेड के केस में ना कोई वादा है और ना निभाने का बात है, पूरा ही करना पड़ेगा, मतलब वादा भी बहुत निभाना भी बहुत। ओके, पॉइंट नंबर 6, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ये जो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज पॉजेस्ड बाय पब्लिक कंपनीज। ये पब्लिक कंपनीज के केस में होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि दो तरह का कंपनी मेनली हम लोग जानते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक, बट ये शेयर ट्रांसफरेबिलिटी कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज के केस में फ्री नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी है बट फ्री नहीं है। सेक्शन 44 में इसके बारे में बताया गया, मैं आपको इसका स्टोरी एकदम सिंपल बता देता हूं। जो भी कंपनी पब्लिक लिस्टेड है, दैट इज अगर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो पब्लिक कहेंगे, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज है तो भी पब्लिक कहेंगे। मेनली शेयर मार्केट लिस्टेड वाला कंपनी पे ही समझ लेते हैं कि अगर मानो आप किसी कंपनी का शेयर मार्केट में स्टॉक शेयर खरीदते हो, लाइक मानो कि आप टीसीएस का या रिलायंस का शेयर परचेस करते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट से, पब्लिक कंपनी है ये, क्योंकि पब्लिक के पैसे से मार्केट में अगर वो बिजनेस करता है, चाहे 1 रुपए का भी पब्लिक से वो उठा के बिजनेस करे तो भी वो पब्लिक कंपनी बन जाता है। भले कि वो रिलायंस फैमिली का है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पब्लिक से बिजनेस करता है पैसा लेके, तो पब्लिक कंपनी है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट से इस कंपनी का परचेस करते हो रिलायंस का, तो अगर मानो आपको बाद में आप अभी बाय कर लिए, फिर आपको लगा कि नहीं शेयर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, आपको शेयर बेचना है, आप प्रॉफिट करना चाहते हो, तो किसको सेल करोगे? तो जैसे ही सेल का बात हो गया तो ट्रांसफर का बात तो आ गया ना।
अगर आप उसको सेल करना चाहते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ, या फिर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसको सेल करके निकलते, किसी और को उल्टा साइड में लगेगा, मतलब आप जिसको सेल करोगे मतलब ये वर्चुअली मीटअप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मार्केट में डिमांड सप्लाई के जो एक सिस्टम है उसी पे आपको बायर और सेलर को मीटअप हो जाता है। एक गजब का सिचुएशन है ये शेयर मार्केट का खेल, ये इसका अलग क्लास होता है, मैं आपको उस क्लास में जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कि अगर आप किसी को भी सेल करना चाहो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड है। तो पब्लिक कंपनीज के केस में आप अपना शेयर्स किसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे सेम टू सेम अगर दूसरा आप कभी जब भी बाई करते हो तो आप तभी बाई कर पाते हो क्योंकि ऑपोजिट साइड में ऐसा कोई है जो वर्चुअल मीटअप करके आपको सेल करते हैं, तभी जाके आप बाई करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मन हुआ और कंपनी आपको दे दिया, कंपनी ऐसे नहीं देता है, कंपनी अपना एक सिस्टम पे उसको रखता है और ऑथोरिटी के साथ, और उसी के अंदर बाइंग सेलिंग चलता है, जैसे कि एक नॉर्मल वेजिटेबल मार्केट जैसा ही कि वो सब्जी वाला आके वहां बैठता है और वो सब्जी कहाँ से लाता है और बेचता है, सेम टू सेम उसी तरह से। तो पब्लिक कंपनीज के केस में ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है और प्राइवेट कंपनीज के केस में फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नहीं है। उस केस में सिर्फ वो उन्हीं के बीच में कर सकता है, मानो कि प्राइवेट कंपनीज है तो प्राइवेट कंपनीज में जो जैसे कि हम लोगों को पता है कि मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होना चाहिए, तो वो 200 मेंबर्स के बीच में ही अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, फ्री नहीं है क्योंकि किसको मतलब कौन ट्रांसफर में हक लेगा कौन नहीं लेगा इसमें बात हो सकता है, और क्योंकि लिमिटेड इन बिटवीन 200 मेंबर्स तो इट्स नॉट फ्री एग्जैक्टली, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट्स ऑब्वियसली फ्री क्योंकि अगर वो बिग कंपनीज है तो ऑटोमेटिकली आपको बायर सेलर मीट हो जाता है। तो मेनली यही था कंपनी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। तब तक आप इस पूरा वीडियो को ठीक से देखिए, बहुत अच्छे से इसको देखिए और बहुत अच्छे से घर पे इसका प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के कीजिए, साथ में हर एक केस स्टडीज को लिख के पढ़िए। फिर हम लोग मीट करते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसी चैप्टर में। थैंक यू, एंजॉय योर डे।